नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, आज हम लोग एक हफ्ता करीब हो गया हम लोग देख रहे हैं कि जिस कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में हुई घटना, जिसको लेकर के आज सियासी पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं, तो इससे इस समझने की ज़रूरत है कि आज राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। क्योंकि इस घटना में कुछ नए अपडेट्स आए हैं, जिसको लेके हम आपको इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जो भी नए साथी चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो कलकत्ता मामले में जिस लेडी डॉक्टर के साथ में, जो जूनियर डॉक्टर के साथ जो बलात्कार किया गया, हत्या की गई, अब तो जानकारी ये भी आ रही है कि पहले हत्या की गई और फिर दुष्कर्म किया गया। यानी उसके पार्थिव शरीर के साथ जिस हालत में वह 9 अगस्त की रात को मिली, दोनों आँखों और मुंह से खून बह रहा था। कुछ बातें दोबारा आपके जहन में ताज़ा करने की ज़रूरत है कि मुंह से खून निकल रहा था, दोनों आँखों से खून निकल रहा था, चेहरे पर चोट थी, निजी अंगों से खून बह रहा था, पेट के बाएं तरफ और पैर, गर्दन और दाहिने हाथ की उंगली और ओंठ पर भी चोट के निशान थे। और शिकायत किस बात की दर्ज कराई गई? जिस अस्पताल में यह महिला देश की या बेटी ट्रेनी डॉक्टर थी, वहाँ के प्रिंसिपल आरजी कार मेडिकल कॉलेज के हैं। यह यहाँ के प्रिंसिपल ने डॉक्टर संदीप घोष ने जो शिकायत किस बात की कराई थी, वो थी आत्महत्या की। इतनी चोट लगी हुई है, इससे आत्महत्या बताने की कोशिश की गई। घर वालों को भी यही जानकारी दी गई, फिर पोस्टमार्टम करवाना पड़ा। बाद में पता चलता है कि रेप की पुष्टि हुई है, बलात्कार की। 10 अगस्त को अगले दिन संजय रॉय नाम का दरिंदा, वहशी जानवर, इसके अलावा कोई शब्द नहीं हो सकते, इसे गिरफ्तार किया गया। वो वहाँ पर एक वॉलंटियरली हैसियत से काम कर रहा था। सेमिनार हॉल में इसकी एंट्री हो जाती थी, आना जाना इसका था, क्योंकि वहाँ पुलिस के टी शर्ट में घूमता था। जो पुलिस चौकी थी वहाँ पर बैठता था। यह सेमिनार रूम गया और अपने विकृत मंसूबों को इसने अंजाम दिया। खैर, रेजिडेंस डॉक्टर जो थे वह हड़ताल पर चले गए, एसीपी को हटाया गया, तबादला किया गया, प्रिंसिपल को भी हटाया गया, लेकिन उसे नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया गया। इस्तीफ़ा नहीं लिया गया, और इस्तीफ़ा लिया भी गया तो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। दूसरी जगह प्रिंसिपल बना दिया गया। अब यह अभय दान देने की कोशिश की जा रही थी क्या? फिर डॉक्टर्स क्योंकि हड़ताल पर थे, मामला तूल पकड़ता जा रहा था, तो अदालत ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। अब सीबीआई की टीम वहां पर तफ्तीश कर रही है। लेकिन कल रात क्या हुआ, वहां पर 1,500 से 2,000 लोग वहां पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता है शुवेंदु अधिकारी, वह आरोप लगा रहे हैं कि करीब 1,500 से 2,000 लोगों को हावड़ा, कमरहाटी, बेलगछिया से जबरन लाकर यह हमला करवाया गया, सबूत को मिटाने के लिए। अब ये राजनीतिक आरोप है, पर लोग आए तो पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस क्यों वहां से भाग गई? यह अपने आप में बहुतेरे सवाल खड़े करते हैं। वहां पर तोड़फोड़ भी हो रही थी। जिस सेमिनार हॉल में इस कुकृत्य को अंजाम दिया गया, उसके पास कुछ तोड़फोड़ हो रही थी। वो तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। आखिर ये तोड़फोड़ क्यों किया जा रहा था? अभी कंस्ट्रक्शन जो है उसमें क्यों किया जा रहा था? पूरे इलाके को सील क्यों नहीं कर दिया गया? और ये कौन लोग थे?
यह आ कैसे गए और पुलिस ने इन्हें रोका क्यों नहीं? ममता बनर्जी कह रही हैं कि यह राम और वाम इकट्ठा हो गए हैं। राम मतलब जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं और वाम मतलब वामपंथी विचारधारा के लोग इकट्ठा हो गए और घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, फांसी दी जानी चाहिए। यह तो ममता बनर्जी कह रही हैं, लेकिन वाम और राम ने कराया है, यानी कि बीजेपी और वाम खेमे ने। इस घटना को अब राजनीतिक रंग दिया है कि उनके लोग आ गए। अब इसमें एक और दिलचस्प बात हो रही है, ममता बनर्जी के ही दो बड़े नेता, उनकी पार्टी के सुखेंदु शेखर राय, वह कहते हैं कि दरिंदों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। अब यह अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। सत्ताधारी दल है, वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस, उनके सांसद ये कह रहे हैं। पूर्व सांसद शांतनु सेन क्या कह रहे हैं? प्रिंसिपल को लेकर इतनी शिकायतें गईं, लेकिन सरकार ने तब कुछ क्यों नहीं किया? अभिषेक बनर्जी जो भतीजे हैं ममता बनर्जी के, अब शांतनु सेन को उनका करीबी भी बताया जाता है। यह ममता और उनके भतीजे के बीच भी कुछ नोरा कुश्ती चल रही है क्या? ऐसा लगता है। क्या आपस में ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं? उधर प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से इस घटना का जिक्र किया, और अच्छा किया कि घटना का जिक्र किया। महिला अत्याचार पर देश भर में आक्रोश है। महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच होनी चाहिए। जब बलात्कार की घटना होती है तब खबरें बनती हैं। यहाँ भी सही कहा प्रधानमंत्री ने, जब ऐसे राक्षसी व्यक्ति को सज़ा मिलती है तो उसकी चर्चा नहीं होती, और यह भी सही है कि उसकी भी चर्चा होनी चाहिए, यानी डर पैदा करना बहुत ज़रूरी है। यह बात भी सही है। आज से 10 से 12 साल पहले निर्भया कांड हुआ था। पूरी दिल्ली राजधानी और पूरा देश शहर उठा था। निर्भया के साथ जो हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट निर्भया कांड को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाया गया। जल्द से जल्द इनको फांसी दी जाए। फांसी पहले भी दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने कोई नई बात नहीं की है, ना ही ममता बनर्जी ने कोई नई बात कर रही हैं। 11 महीने में निर्भया कांड में सज़ा सुना दी गई थी, और जब तुलना करने लगते हैं कि बंगाल में यह क्या हुआ, यह कठुआ को उठाने वाले, हाथरस को उठाने वाले या कुलदीप सेंगर का नाम बताने वाले पश्चिम बंगाल क्यों नहीं बताते? कुछ बातें आपको बतानी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि 758 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, इसमें 412 पॉस्को कोर्ट्स भी हैं। यहाँ पॉस्को एक्ट में सबसे ज़्यादा जो मामले हैं उत्तर प्रदेश में 8524, बिहार में 18,405, पश्चिम बंगाल में 3302। लेकिन उसके साथ साथ एक दो बातें और बता दूं। एक रिपोर्ट आई है इंडियन चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड की, यह रिपोर्ट दिसंबर 2023 में आई थी, और इसमें क्या कहा गया कि चाइल्ड एब्यूज़ यानी नाबालिग बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किए जाते हैं, इन ट्रायल को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने में दिल्ली में 27 साल, पश्चिम बंगाल में 25 साल, मेघालय में 21 साल, बिहार में 26 साल, उत्तर प्रदेश में 22 साल। जो ये फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट हमने बनाई है, औसतन एक साल में सिर्फ 28 केस 28 इन पर फैसला सुना पाती है, यानी कि 9 लाख केसेस में से एक पर कन्वेंशन हो रही है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि 41 से 42 केस हर दिन 3 महीने में, यानी कि 165 एक साल में हो रहे हैं। 28 एक साल में हो रहे हैं 28। और राजनीति हो रही है। राहुल गांधी भी इंडियन खेमे में हैं। ममता बनर्जी वह कह रहे हैं कि पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों है? हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। यह बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है। सीधे सीधे क्या ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं बनती?
जब योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए जाते हैं या अशोक गहलोत पर सवाल उठाए जाते थे, तो सवाल तो यहाँ पर मामला अगर पश्चिम बंगाल का है, पुलिस वहाँ पर सोती दिखाई देती है। पुलिस कमिश्नर बयान पहले कुछ और देते हैं, बाद में निकलता कुछ और है, तो जिम्मेदारी किसकी है? और क्या वहाँ पर सबूतों के नाम पर एक फेक नैरेटिव को गढ़ा जा रहा है? यह बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर संभल कर चलने की भी ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं हो सकता कि दरिंदे छूट जाएं, साजिशकर्ता साजिश में कामयाब हो जाए। पश्चिम बंगाल के मामले में हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह से मीडिया खास एंगल से सक्रिय होता है। चुनाव से पहले संदेश खाली को लेकर कितना हंगामा हुआ, कई तरह की खबरें आईं, लेकिन दूसरी तरफ से जब वीडियो आने लगे तो बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगने लगे। तब से संदेश खाली का मामला शांत हो गया। बंगाल के संदर्भ में कोई भी घटना विचित्र राजनीतिक मोड़ ले लेती है। सरकार की यह कोशिश है कि गुनहगार को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस भयंकर और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के ऊपर राजनीतिकरण गलत होगा, कानून इंसाफ दिलाएगा। इस पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी प्रतिबद्ध है। घटना की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी ने भी कहा है कि इन पहलुओं की जांच की जाएगी। जूनियर डॉक्टर के अलावा परिवार ने भी एक से अधिक अपराधी होने की बात की है। इन्हीं सब सवालों और कारणों से जूनियर डॉक्टर मांग कर रहे थे कि जांच के हर स्तर पर उनकी जानकारी साझा की जाए और सबूत दिखाए जाए। टेलीग्राफ अखबार में छपा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने यह बात मान ली कि सिर्फ इतना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज सौंप नहीं सकते, छात्रों की एक समिति को दिखा सकते हैं। ऐसा किया भी गया। जैसा कि अखबार ने लिखा है कि कोलकाता पुलिस के एडिशनल कमिश्नर मुरलीधर शर्मा पीड़िता के परिवार से मिले और उन्हें भी सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाई गई। यहाँ तक कि पुलिस ने परिवार के साथ पारदर्शिता बरती है। कम से कम इन रिपोर्ट से पता चलता है कि परिवार ने भी मीडिया में बयान दिया है कि ऐसा ही किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाई गई। सैद्धांतिक रूप से पुलिस की बात सही है कि वह जांच की प्रक्रिया और साक्ष्य सार्वजनिक नहीं कर सकती, इससे जांच प्रभावित होती है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़ित का नाम या पहचान उजागर करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। क्यों कोई भी ऐसे तथ्य जिनसे पहचान की जा सके उजागर हो, उन्हें सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी गई और भी कई निर्देश जारी किए गए। 2020 में गृह मंत्रालय की बलात्कार के मामलों में जांच को लेकर एक गाइडलाइन है। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी अफसर बलात्कार के मामले की जांच से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा है, उसे केस या पीड़िता के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। किसी से भी नहीं, मीडिया से भी नहीं, पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट भी साझा नहीं की जा सकती। जो लोग जानकारी साझा कर रहे हैं या अफवाह उड़ा रहे हैं, उन्हें यह गाइडलाइन याद रखनी चाहिए। टेलीग्राफ में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल का बयान है कि इस घटना को लेकर कई तरह की अफवाहें चलाई जा रही हैं, जैसे एक से ज़्यादा लोग शामिल थे, किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, 3 लोगों का वीर मिला है, इस तरह की कहानियां चल रही। यह सब अफवाहें हैं। हमने इस बारे में डॉक्टरों को बताया है। डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाने की मांग पर गोयल ने कहा, रिपोर्ट परिवार को दिखाई जा चुकी है। सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग पर उनका कहना था कि ऐसा करना सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के खिलाफ होगा। हम अफवाहों की डिटेल और उनके खंडन के बारे में नहीं बता सकते। इससे होता यह है कि डिटेल सार्वजनिक हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ऐसा करने से रोकती है। बलात्कार में मीडिया ट्रायल ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बहुत व्यापक रही है। रही बात राज्य सरकार की भूमिका का या नाकामी की, तो उस पर आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। जैसे पत्रकार तमाल शाह ने अपने इस YouTube में दिखाया है कि घटना के पहले अस्पताल के गेट पर 2 ही सुरक्षाकर्मी तैनात थे, बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 9 कर दी गई। इससे अंदाजा मिलता है कि घटना क्यों हुई होगी। एयरपोर्ट से लेकर अस्पतालों की सुरक्षा निजी हाथों में सौंपी जा रही है, इसलिए अंदर आने वालों के भीतर
पुलिस को लेकर जिस तरह का भय होता है, शायद वैसा भय ना रहा हो आरोपी में कितनी आसानी से अंदर चला गया होगा। इस मामले में ममता बनर्जी से गलती हुई है क्या? ऐसे वक्त में जब जूनियर डॉक्टर आंदोलन पर हो, हटाए गए व्यक्ति को तुरंत प्रिंसिपल के पद पर स्थापित करना सही नहीं था। टेलीग्राफ अखबार ने लिखा है कि संदीप घोष का आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से 2 बार तबादला हुआ था मगर रुक गया। इस वजह से भी इनके पीछे राजनीतिक समर्थन होने का आरोप लग रहा है। हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल संदीप घोष को छुट्टी पर भेज दिया और अगले निर्देश तक प्रिंसिपल को पद पर नहीं रह सकते। छात्रा की हत्या के मामले में जूनियर डॉक्टर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की भूमिका को लेकर बहुत नाराज, प्रशासनिक कार्यों में उनके व्यवहार के अलावा इस बात से भी कि उन्होंने पीड़िता के परिवार से क्यों कहा कि आत्महत्या का मामला है। टेलीग्राफ ने लिखा है कि परिवार ने भी इसकी पुष्टि की है कि उन्हें ऐसी ही सूचना दी गई। घोष ने इससे इनकार किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से पूछा कि संदीप घोष डॉक्टरों के अभिभावक हैं, अगर वही सहानुभूति और करुणा नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवागिरी घोष ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई? पुलिस ने प्रिंसिपल संदीप घोष का बयान क्यों नहीं दर्ज किया? घोष के इस्तीफे के तुरंत बाद दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों नियुक्त किया गया और जांच कार्य इतना धीरे क्यों चल रहा है? लेकिन कोर्ट ने केवल सीबीआई जांच के ही आदेश दिए हैं। कोर्ट की निगरानी में जांच की बात नहीं मानी गई। कोर्ट ने हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की है। एक याचिका बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी दायर की थी। पुलिस ने कोर्ट में अपने जवाब में कहा कि परिवार की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया था। फॉरेंसिक जांच पड़ताल के बाद बलात्कार के दोष भी जोड़ दिए गए। प्रिंसिपल संदीप घोष को मंगलवार के दिन बयान देने के लिए बुलाया गया लेकिन नहीं आए। टेलीग्राफ अखबार से एक पुलिस अफसर ने कहा कि जिस व्यक्ति का अपराध से सीधा संबंध था उसे पहले दिन गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद किसे बयान के लिए बुलाना है ये पुलिस के विवेक पर होता है। तमाल शाह ने अपने वीडियो में बताया कि किस तरह से सुरक्षा रही होगी। पुलिस ने उन 4 जूनियर डॉक्टरों से ही पूछताछ की है जिन्होंने आखिरी बार पीड़िता के साथ डिनर किया, जिसमें 4 लोग थे डिनर करने वाले। बाकी 3 ने इन 4 लोगों से किसी और वक्त में मुलाकात की थी। खाना बाहर से मंगवाया गया था, इसलिए डिनर बॉय से भी पूछताछ हुई। घटना 8 अगस्त की रात की है और उसके अगले दिन 9 अगस्त को एक आरोपी संजय राय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी संजय राय कोलकाता पुलिस के साथ काम करने वाले वॉलंटली परेशान करता था। उसके फ़ोन पर पीड़िता का नंबर सेव है, ऐसी रिपोर्ट भी पढ़ने को मिली है। आरोपी संजय राय की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। यह फुटेज परिवार और जूनियर डॉक्टरों की समिति को दिया नहीं गया है। शनिवार को जब यह घटना सामने आई उसी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक न्यूज़ चैनल से फ़ोन पर कहा कि अगर जूनियर डॉक्टर और परिवार को लगता है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए तो वे सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार हैं। जबकि पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई के बीच राजनीतिक झगड़ा चलता रहता है। बंगाल की राजनीति में केंद्र की जांच एजेंसी का किस तरह से इस्तेमाल होता है यह बताने का समय अभी नहीं है। तब भी ममता बनर्जी ने सीबीआई जांच की बात पहले ही दिन कर दी। उसके बाद रविवार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल अपने सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जूनियर डॉक्टरों के बीच गए। अखबारों ने लिखा है कि कई घंटे तक रहे और उनके साथ बात की और पुलिस की जांच के बारे में भी जानकारी दी। 12 अगस्त को यानी सोमवार को ममता बनर्जी ने पीड़िता के परिवार के घर जाकर मुलाकात की और यही दोहराया कि उन्हें सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड मालूम है। कई केस में सीबीआई कुछ भी नहीं कर सकी मगर जूनियर डॉक्टर और परिवार चाहते हैं तो सीबीआई को जांच सौंप दी जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद ही कोलकाता पुलिस को रविवार तक का समय दिया यानी 18 अगस्त तक का कि अगर जांच पूरी नहीं हुई दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए, जिसे ममता ने तुरंत मान ली।
मान लिया। ममता बनर्जी ने परिवार से मुलाकात के बाद बाहर आकर यह बयान दिया था। उनकी सारी मांगें मान ली और पुलिस से कहा कि जो भी परिवार कह रहा है उन सभी पहलुओं की जांच कीजिए। जूनियर डॉक्टर फांसी की सज़ा की मांग कर रहे थे। ममता बनर्जी ने वह भी मांग मान ली। कई लोगों को इससे एतराज़ हो सकता है कि फांसी की सज़ा की बात सही नहीं है। बीजेपी ने ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। बंगाल में जो हो रहा है वह सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। जो एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी से जो बलात्कार हत्या हुआ, आप उसकी ठीक से पोस्टमार्टम नहीं कराते। सीबीआई इंक्वायरी जो वहाँ की भाजपा ने कहा है, ममता जी आप बराबर सीबीआई से भागती हैं। कम से कम एक मरी हुई डॉक्टर की निर्मम हत्या को न्याय दे दीजिए। आप इस केस में बंगाल सरकार से हर नाराजगी वाजिब है, लेकिन यह भी नोट करना चाहिए कि ममता बनर्जी परिवार से मिलने गई। पुलिस कमिश्नर ने छात्रों से मुलाकात की। आप याद कीजिए, जब मणिपुर में एक महिला को नग्न कर दौड़ाया गया तब प्रधानमंत्री ने बयान देने में देरी की, और जब बयान दिया तब क्या किया, विपक्ष की एक सरकार का नाम लिया कि वहां भी ऐसा होता था। ममता बनर्जी ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि परिवार की मांग मानी और बाहर आकर बयान दिया कि अगर पुलिस 18 अगस्त तक केस नहीं सुलझा पाती है तो इस केस को सीबीआई के हवाले कर देंगी। यूपी के हाथरस में 123 लोग कुचलकर मारे गए। इनमें ज़्यादातर महिलाएं थी और बच्चे थे। वह बाबा आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या रविशंकर प्रसाद इंसाफ दिला सकेंगे? इसलिए इस राजनीति को गोदी मीडिया के लिए छोड़ देते हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह से खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर सेफ नहीं है तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजेंगे। निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों है? हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। संजय राय कोलकाता का वह दरिंदा जिसने एक डॉक्टर के साथ वो दरिंदगी की जिससे इस देश भर में लड़कियां सिहर उठीं, उसको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, कोई अफसोस नहीं। वह कहता है जो सज़ा देनी है दे दो। कुछ अखबारों का अध्ययन किया है, उसके आधार पर यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अखबार ने भी अपनी संपादकीय में गंभीर सवाल उठाए हैं, जैसे कि टेलीग्राफ अखबार ने लिखा कि फॉरेंसिक विशेषज्ञों का मानना है कि एक से अधिक अपराधी थे। क्या पुलिस आगे की जांच कर रही है? भले ही पुलिस बहुत अधिक विवरण ना देना चाहे, लेकिन वह डॉक्टरों पर भरोसा प्राप्त भी नहीं कर सकी है, या एक से ऐसी त्रासदी है जो टाली जा सकती थी, जिसके लिए अस्पताल अधिकारी और पुलिस दोनों ही दोषी हैं। डॉक्टरों का अकल्पनीय सदमा, पीड़ा और दर्द, और अब उसके परिवार का कष्ट किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। कोलकाता की घटना के बाद असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऐसी ही एक एडवाइजरी जारी कर दी और अपनी महिला डॉक्टरों और छात्रों से कहा कि वे अंधेरी, सुनसान, निर्जन जगह पर जाने से बचें। ऐसी परिस्थिति न आने दें जहां वे अकेली हों। उन्हें देर तक कैंपस के बाहर न रहने और हॉस्टल के नियमों का पालन करने को लेकर भी बोला गया। इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर देकर यकीन नहीं हुआ कि ऐसी कोई एडवाइजरी जारी की गई। इस एडवाइजरी में महिला डॉक्टरों से यह भी कहा गया कि ड्यूटी पर रहते हुए वे जज्बाती तौर पर संयम से रहें और अपने आसपास को लेकर चौकसी बनी रहे। लोगों से
विनम्रता से बात करें जिससे आपके ऊपर अतिरिक्त ध्यान न जाए और आप गलत नीयत वाले लोगों का ध्यान आकृष्ट न करें। अस्पताल की जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने ऐसी एडवाइजरी को अपमानजनक बताते हुए कहा कि जो असली मुद्दे हैं उन्हें संबोधित करने में यह विफल रही है, बल्कि इसमें उल्टा महिला डॉक्टरों को ही निशाना बनाया जा रहा है। वाकई यह अपमानजनक है और कॉलेज के स्तर पर ऐसी एडवाइजरी जारी कर दी गई जो कि पूरी तरह से गलत है कि महिला डॉक्टर कैसे बात करें, विनम्रता से बात करें, जज्बात को कंट्रोल में रखें ताकि लोगों का ध्यान ना जाए। सिलचर के अस्पताल की एडवाइजरी बताती है कि मेडिकल प्रशासन या कहीं भी महिलाओं की सुरक्षा की समझ कितनी आधी अधूरी है, इसकी आलोचना हो रही है। फिर कर दोष महिलाओं के पर ही मढ़ दे रहे हैं। आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी 26 सरकारी मेडिकल कॉलेजों से कहा गया है कि उनके परिसर में सुरक्षा जांच कीजिए। क्लोज सर्किट कैमरा टीवी लगाने के लिए हर कॉलेज को 5 लाख रुपए दिए गए हैं। जैसा तो ये जो घटनाएं इस तरह की हो रही हैं और इन घटनाओं का संज्ञान सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। वो किस तरह से लोगों में विश्वास पैदा करेंगे, क्योंकि जो ट्रेनी डॉक्टर हैं वो किसी भी हॉस्पिटल में काम करती हैं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था और उसकी जिम्मेदारी वहाँ के प्रशासन को पूरी चौकसी से करना होगा और आने वाले दिनों में देखना होगा कि सीबीआई की जांच की रिपोर्ट कहाँ तक आती है, क्या निकल करके आती है और दोषी को सज़ा कितनी जल्दी मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।